नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम आज ये तीसरा वीडियो में जारी करने जा रहा हूं मैं। और रीतिकालीन काव्य संग्रह में से सेनापति का जो हमने राम वंदना के जो 2 भाग देखे हैं, उसी के क्रम में आज ये तीसरा भाग जो ऋतु वर्णन के अंतर्गत रखा गया है वो आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले भाग में चर्चा की थी कि सेनापति 3 उनकी जो विशेषता हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो राम भक्ति उनकी देखते हैं, जो उनकी प्रथम राम वंदना 1 और 2 के वीडियो में आपको डाल चुका हूँ, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो विशेषता हम देखते हैं उनके श्लेष वर्णन, श्लेष का बहुत ज़्यादा उनका झुकाव रहा है, तो कहीं कहीं पर उनके काव्य में उसकी वजह से बोझिल भी हो जाता है, दुरूहता भी आ जाती है, जो सभी रीतिकालीन कवियों के साथ में एक समस्या रही कि रीतिकालीन कवि है वो चमत्कार प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उनके काव्य में श्लेष और इस तरह से अलंकारों की जो चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति हम वहाँ पर देखने को मिलती है। उनके प्रमुख रचना का नाम है कवित रत्नाकर, और कवित रत्नाकर की ये विशेषता भी रही है कि उसमें ऋतु वर्णन का काफ़ी महत्व है। ऋतु वर्णन का मतलब जो अलग अलग जो ऋतुएँ आती है, मौसम परिवर्तन होता है, तो उसके साथ में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं ऋतु वर्णन में, ये आपकी ही पाठ्य पुस्तक BA पार्ट 2 की जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह, उनमें जो सेनापति का पृष्ठ संख्या 46 से लेकर 53 तक की जो एक PDF बनाया है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जब आप खोलेंगे तब वहाँ पर आप उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न हो तो आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऋतु वर्णन के 2 हम यहाँ पर देखेंगे, जिसके अंदर एक तो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो राजसी वातावरण देखे, गरीब आदमी तो क्या करेगा बेचारा, गरीब आदमी तो झोंपड़ी के अंदर सो जाएगा या कहीं पर भी कोई व्यवस्था कर लेगा। लेकिन जो अमीरों के हैं उनके अलग अलग तरह की व्यवस्था होने लगती है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है, जब शीत ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु आती है, तो सबके अपने अपने अलग अलग पूरे यंत्रों की व्यवस्था करते हैं, अलग अलग सुख सुविधा से रहते हैं, ताकि वो जो ऋतु है उसका वो भरपूर ढंग से आनंद ले सके। तो यहाँ पर हम 2 जो छंद हैं यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहला छंद तो है कि जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, ऋतु वर्णन के अंदर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तब ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं की जाती है वो यहाँ पर हम देखने को पाएंगे। और दूसरा जो वर्णन है वो है कि जब सावन का आगमन होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तब कैसा होता है। तो पहले वाले को तो आप काफ़ी अपने से जुड़ा हुआ पाएंगे कि जो ग्रीष्म ऋतु का आगमन है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का भी आगमन होने वाला है, आगमन हो चुका है, मतलब अप्रैल का महीना आ गया है, अप्रैल भी एंड चल रहा है, तो गर्मी आ चुकी है। और गर्मी के अंदर आप लोग भी अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं की होगी, लेकिन आपकी व्यवस्थाओं में जो राजसी जो व्यवस्था रही होगी रीतिकाल के समय में, भोग की क्या व्यवस्था रहेगी, तो एक थोड़ा सा जो अंतर हम यहाँ पर इस छंद के अंदर पाएंगे। कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट हो जाता हूँ, मैं छोटा सा हो जाता हूँ और आपके लिए पूरा पाठ की व्यवस्था करते हैं। चलिए, ये सेनापति हैं जो हमने यहाँ पर देखे थे। सेनापति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, परिचय है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये राम वंदना की जो 2 प्रथम छंद हम यहाँ पर देख चुके हैं, और ये तीसरे छंद के अंदर हम देखते हैं ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन में कवित छंद जिसकी हम बात कर चुके हैं, ये देखिए ऋतु वर्णन में ग्रीष्म की यहाँ पर बात की जाती है। जेठ जब ऋतु आती है तब कैसा, तो इसको थोड़ा सा हम एक बार आदर्श वाचन कर लेते हैं, गा के देख लेते हैं। हम कविता को बड़ा ही मधुर ढंग से गाया जा सकता है। जेठ नज काने सुदरत खस काने तल, ताकत है काने के सुधार जारियत है, होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अर गचा साजी, सार तर हार मोल दे लेते धारियत है, ग्रीष्म के बासर बराई को सिरे सब, राजभोग काज साज यो समारियत है। तो देखिए, ये भाव साथ साथ में चल ही रहे थे कि जब राजा लोग होते हैं तो गर्मी का जब आगमन होता है तब किस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं। जेठ नजीक आने, जेठ नज़दीक आ गया, जेठ पास में आ चुका है, तो क्या व्यवस्था की जाती है। जेठ नजीक आने सुधरत खसकाने, चलो आपकी जब गर्मी आती है तब आप क्या व्यवस्था करते हैं कि जितने भी जो हमारे कूलर पड़े होते हैं तो उन सारे कूलर को तहखाने में से निकालते हैं, और उनके अंदर जो खस की जो उनकी पट्टियाँ लगी होती है, टट्टियाँ लगी हुई होती है, टट्टी कहते हैं उसको, खस की टट्टी कहा जाता है उसको, तो उन घास को हटा देते हैं, नई घास लगाते। तो पुराने ज़माने में खस की ऐसे पट्टियाँ लगी हुई रहती थी, तो खस की पट्टियों में पानी डालते तो बड़ी ठंडक आती थी। तो जैसे हम आजकल कूलर की घास बदलाते तो उस टाइम पे जो खस की जो पट्टियाँ थी उसको बदला कर नई पट्टियाँ लगाते थे, सुधार करवाते थे खस खाने। जेठ नजीक आने सुधरत खस खाने,
तल तल यानी जो तहखाने वगैरह होते, ताक तहखाने के सुधारे जारियत है। जो राजा लोग पहले ऊपर बैठा करते थे, जो भी गर्मी जब पड़ती थी तब जो तहखाने होते थे उसमें काफ़ी ठंडक रहती थी, लेकिन तहखानों का उपयोग नहीं करते तो उसमें धूल वूल जम जाती थी। तो जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता तो ये जितने भी जो ताक तहखाने होते तो उनकी सफाई की जाती, झाड़ू वाड़ू लगवा देते थे और एकदम उसको व्यवस्थित कर देते, बढ़िया ढंग से उसको सजा के पुताई उताई कर देते, सफ़ेदी कर देते, तो उनकी अच्छी व्यवस्था कर दी जाती है। और क्या व्यवस्था कर दी, देखिए सब तीसरी पंक्ति में, होती है मरम्मति विविध जल जंत्रन की। तो जितने भी जो विविध तरह के जल जंत्र है, विविध यानी अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जल जंत्र का मतलब जैसे आजकल अपने को कूलर हो गए, है ना, ये फ्रिज हो गए, या फिर और कोई फव्वारे वगैरह हो गए, जल जंत्र ही तो कहते हैं उनको, जल का जंत्र। फव्वारे तो पहले भी हुआ करते, कूलर वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो आजकल आप जैसे कूलर फ्रिज की रिपेयरिंग कराते तो उसी ढंग से जो मरम्मत करवाते थे, रिपेयरिंग कराते थे, जैसे फव्वारों की रिपेयरिंग करा दी, और कोई जलों के यंत्र हो गए, अलग अलग तरह के यंत्र हुआ करते थे। तब भी मतलब गर्मी नहीं मरा करते थे। आजकल के लोग जितनी गर्मी से परेशान है तो वो भी अपनी व्यवस्था करते, और खासतौर पर राजा लोग अपनी व्यवस्था करते थे। तो होती है मरम्मति विविध जल जंत्रण की, ऊंचे ऊंचे अटाव पर ऊंची ऊंची इमारतों के अंदर जा जाके ते सुधा सुधारी है। तो सुधा का मतलब जो सफ़ेदी है, वो अलग अलग जगह पे सफ़ेदी, ऊंची ऊंची अटाव में सफ़ेदी वगैरह कर दी जाती थी। और क्या व्यवस्था करते हैं, देखिए, सेनापति अतर गुलाब अर्घ साजी। तो सेनापति कहते हैं कि जो राजा लोग हैं वो अतर से यानी इत्रों से, भांति भांति का इत्र लगाया करते थे, गुलाबों को इकट्ठा करके अपने जो सभा होती के अंदर उनके अंदर बिछा दे, क्योंकि गुलाबों में बड़ी ठंडक होती है। और अर्गचा का मतलब चंदन का लेप लगा देते, उससे भी ठंडक रहती है अपनी त्वचा पर। चंदन का लेप साजी, और सजाते थे चंदन को, गुलाब को, अतर को आदि को सजा लिया करता है। सार तार हार मोल ले धारियत है। सार तार हार यानी जो मोतियों की जो हार है, तो मोतियों के हारों को अपने खरीद कर, मोल ले लेकर वो मोतियों के हार को अपने ले धारियत अपने गलों के अंदर सजाया करते थे। इस ढंग से वो गर्मी का आनंद लिया करते थे। ग्रीष्म के बासर बरायवे को सिरे सब। ग्रीष्म के बासर यानी ग्रीष्म के दिनों के अंदर, बरायवे यानी बिताने के लिए, ग्रीष्म के दिन बिताने के लिए, को सिरे सब अच्छे ढंग से बिताने के लिए, व्यवस्था पूर्वक बिताने के लिए, राज भोग काज साजी और समारियत है। तो ये जो राजा लोग होता है, राज का भोग यानी राजा लोगों का जो भोग होता था, अपने सारे के सारे जो काम की जो सामग्री है उसको इस प्रकार से संभाला करते थे जब भी कभी ग्रीष्म का आगमन हुआ करता था। तो ये देखिए कितनी व्यवस्था पूर्वक ये सारा का सारा ग्रीष्म की ऋतु की व्यवस्था करते। तो आप लोगों ने भी व्यवस्था कर दी होगी, अपने कूलर फ्रिज वगैरह सारे निकाल दिए होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म तो आ गई है, ग्रीष्म के अंदर जो एक इच्छा होती है कि हम ठंडा पानी पिए, तो फ्रिज के पानी को आप मतलब उसकी उपेक्षा कीजिएगा, फ्रिज का पानी मत पीजिएगा, क्योंकि जो कोविड है, कोविड से गला ख़राब होने की अगर समस्या हो जाती है तो वो काफ़ी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपने घर वालों को भी ठंडा पानी पीने से रोकेगा और आप भी ठंडा पानी पीने से थोड़ा सा बचिएगा। और कम से कम फ्रिज का ठंडा पानी तो बिल्कुल मत पीजिएगा। अगर इच्छा हो ठंडा पानी पीने का तो आप मटकी का पानी पी सकते हैं। देखिए इसके अंदर फ्रिज का वर्णन तो इन्होंने भी नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये था ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, और इसी ढंग से आगे देखते हैं। तो अब ये सावन ऋतु का वर्णन देखें कि जब सावन आता है, जब बारिश का मास आ जाता है, तब वो किस प्रकार का। तो इसमें तो अभी देरी है, लेकिन फिर भी हम इसका वर्णन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और ये भी कविता छंद में ही है, तो उसी शैली से इसको गाया जा सकता है। दामिनी दमक सुर चाप की चमक शाम, घटा की झमक अति घोर घन घोर ते, कोकिला कला पिकल कुजत है जित तित सी करते शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो सर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन जर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चाहूं औरते। तो ये देखिए जब सावन का जब महीना आया है तो किस प्रकार से नायिका के अंदर जो परिवर्तन है वो देखा जाता है, उसका वर्णन किया गया यहाँ पे। दामिनी दमक, सावन का ऋतु आती है, सावन जब बरसना शुरू करता है तो क्या होता है कि बिजलियाँ चमकती है चारों तरफ। दामिनी दमक, बिजली की चमक, दामिनी का मतलब बिजली, बिजली की चमक, सुर चाप की चमक। सुर चाप का मतलब, सुर का मतलब तो होता है इंद्र, और चाप का मतलब हो गया उसका धनुष, यानी इंद्रधनुष की चमक, यानी आसमान में जो इंद्रधनुष चमकता है। शाम घटा, काली घटा की झमक, काली घटा आ गई है, चारों तरफ बादल ही बादल मंडरा रहे हैं और वो कड़कड़ा रहे हैं, बड़े गरजा रहे हैं। घटा की झमक अति घोर घन घोर थे, ये जो काले काले बादल आ गए, बिजली चमक रही है, और जो इंद्रधनुष की जो चमक है वो बादल आसमान में चारों तरफ गरजा रही है, बड़े घनघोर ढंग से ये दिखाई दे रहा है। कोकिला कलापी, कोकिला यानी कोयले, कलापी यानी मोर, कल कुजत है जित तित, यहाँ वहाँ पर कोयले और मोर चारों तरफ से गूंजते रहते हैं, मतलब अपनी
वाणी के अंदर कोयल जहाँ पर कू कू करती है, कलापी भी पीहू पीहू की आवाज़ से अपने प्रियतम को बुलाते हैं, तो चारों तरफ इनका शोर दिखाई देने लगता है। सीकरते शीतल समीर की झकोरते, और ठंडे ठंडे पानी, ठंडा ठंडा जो छोटी छोटी जो बूंदें आती रहती है, और जो शीतल शीतल जो समीर है, हवा के जो झोंके लगते हैं, तो उसकी झकोर से मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सेनापति आवन कयो है मन भावन, सेनापति कहते हैं कि वो कयो है मन भावन। मन भावन यानी एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरा जो मन भावन है, यानी मेरा जो प्रियतम है, उन्होंने इसी मास में आने के लिए कहा था कि इसी मास के अंदर उनका आगमन होगा, इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु लाग्यो सर सावन, कि अभी जो लाग्यो तर सावन, कि जो सावन आया है उसके अंदर मेरे प्रियतम का नहीं आना मुझे और अधिक तरसाने लगा है। तरसावन विरह जुर जोरते, यानी जो विरह है अपने प्रियतम से, जो विरह है, प्रियतम से जो वियोग है, वो पूरे जोर के साथ में, पूरा उसका जो सावन के कारण जो विरह वो और अधिक बढ़ गया, और उस सावन के कारण उसकी जो अधिकता बढ़ गई, वो अपनी जो प्रेमिका है, जो नायिका अपना वर्णन कर रही है, वो और ज़्यादा तरसाने लगा है। क्या कहती वो, आयो सखी सावन, हे सखी सावन तो आ गया, मदन सर सावन, मदन यानी कामदेव और ज़्यादा उसको तड़पा रहा है, और ज़्यादा उसको प्रेरित कर रहा है। लग्यो है बर सावन सलिल चहु तो औरतें, चारों तरफ जो सलिल है, चारों तरफ जो पानी है वो बरसने लगा है। तो ऐसे मौसम के अंदर वो जो नायिका है वो और अधिक दुखी होगी, क्योंकि कामदेव के प्रभाव से उसका जो विरह है वो और ज़्यादा उसको तड़पाने लगा है, और ज़्यादा उसको अपने प्रियतम की याद आने लगी है। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदरता के ढंग से जो प्रकृति है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया, और उद्दीपन का जो प्रभाव पड़ता है वो नायिका पर प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार से अपने प्रियतम के बिछोह में वो अपने नायक को और ज़्यादा याद करती है। कामदेव का जो संताप है उसको और ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो यहाँ पर नायिका की विवशता है, उपालंब भी देती है, थोड़ी ग्लानि है उनके मन में। तो योग श्रृंगार की दृष्टि से श्रेष्ठ उदाहरण है, ऋतु वर्णन की दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास में देखना, जैसे दामिनी दमक के अंदर हमें अनुप्रास अलंकार देखना, कोकिला कलापी कल कुजत है। तो यहाँ पर अनुप्रास का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विशेष की बात करें तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कविता छंद का यहाँ पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने ऋतु वर्णन में हमने 2 पद पढ़े हैं। तो आपका ये काम बनता है कि आप इनको एक बार फिर से पढ़ें, इन दोनों पदों को पढ़ें। जो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है इसको पढ़ें, और साथ में जो वर्षा ऋतु का वर्णन है इन दोनों को पढ़ें। उसके साथ में हम आगे चलते रहेंगे इसी ढंग से। लेकिन आज का जो गृह कार्य है वो आज आपका यही रहेगा। जो दूसरा हमने पढ़ा है दामिनी दमक, इसकी आप सहप्रसंग व्याख्या कीजिएगा, ठीक है। और ऋतु वर्णन की जो विशेषता है वो भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 50 शब्दों के अंदर ऋतु वर्णन की विशेषता आप यहाँ पर लिखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर पर रहकर अपना ध्यान रखिएगा। साथ में ऑनलाइन माध्यम से आप थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिएगा। कोई भी प्रश्न हो, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, या मुझे पर्सनल भी फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ढंग से जुड़े रहेगा ऑनलाइन कक्षाओं के साथ में।